15 जनवरी 1875 के दिन आज ही के दिन जो है भारतीय मौसम विज्ञान की नींव रखी गई थी और 150 साल का सफ़र जो है भारत मौसम विभाग ने अपना पूरा कर लिया है। इस दौरान कई चुनौतियां भी रही और आगे भविष्य में इस तरह की तकनीक में किस तरह से विकास होगा, इसी पर बात करने के लिए नागपुर प्रादेशिक मौसम केंद्र के मोहन लाल साहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने और बहुत बहुत शुभेच्छा सर आपको 150 वर्ष पूरे होने के लिए। सवाल सर मेरा पहला यही है कि 150 साल एक बड़ा सफ़र होता है मौसम विभाग किसी एक डिपार्टमेंट के लिए, किस तरह का पूरा विकास रहा है, तकनीक में किस तरह से पूरी एक तरक्की हुई है मौसम विभाग में? मौसम विभाग के जैसा कि आपने बताया, स्थापना 15 जनवरी 1875 को सर ब्लैनफोर्ड के यहाँ पर जो है भारत मौसम विभाग को ज्वाइन करने के साथ हुई थी। सर ब्लैनफोर्ड जो है उनको भारत इसलिए भेजा गया था कि उस समय लगातार उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में साइक्लोन जो 1864 में आए थे और उससे काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद में 68 में बंगाल में काफ़ी ज़बरदस्त सूखा पड़ा था और प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए मौसम का पूर्वानुमान बहुत ज़रूरी है। इसको समझते हुए मौसम विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को की गई और उस समय हमारे पास में बहुत सीमित सुविधाएं थी। मुश्किल से 6-7 ऑब्जर्वेटरी थे, पुराने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट पीछे लगे हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट उस समय जो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट है वो थे। लेकिन 150 साल में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और मौसम विभाग ने काफ़ी तरक्की की। एक समय में जो मौसम विभाग क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि मौसम के पूर्वानुमान सही नहीं है, आज हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के कारण आज साइक्लोन से किसी की डेथ नहीं होती। प्रॉपर्टी का थोड़ा नुकसान होता है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को आप रोक नहीं सकते, उससे होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं, लेकिन सटीक और समय पूर्व चेतावनी दी जाती है तो नुकसान को कम किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में काफ़ी प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है। डेथ अब जो है प्राकृतिक आपदाओं से काफ़ी कम हो चुका है। तो डेवलपमेंट साइंटिफिक ये हुआ कि 1875 के आसपास में हमारे पास मैनुअल ऑब्जर्वेशन थे, हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम उस समय नहीं था। उसके बाद टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने प्रवेश किया जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए सहायक हुआ क्योंकि उसके द्वारा सभी ऑब्जर्वेशन हमें एक जगह पे बहुत कम समय में मिल जाते थे। अब उसके बाद कम्युनिकेशन ने काफ़ी फास्ट ग्रोथ किया। आज ये स्थिति है कि हमें तो हमारे प्लॉटेड चार्ट्स, मॉडल के फोरकास्ट, सारी चीज़ें शून्य जीरो टाइम पे मिल जाती है। एक जगह पे अगर हो गया तो बाकी जगह तुरंत मिल जाती है। लेकिन पूर्वानुमान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बहुत अच्छा ऑब्जर्विंग सिस्टम हो, बहुत अच्छी उसकी एनालिसिस हो और बहुत अच्छे मॉडल्स जो हों वो उस पर काम करें, टाइमली काम करें और समय से हम पूर्वानुमान दे पाएँ। तो ये सारी चीज़ों में एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में रडार जो है वो मीटरोलॉजी के फील्ड में आया 1945 के बाद में। उसके बाद 1960 में हमारे सैटेलाइट्स आए। सैटेलाइट्स के द्वारा हमें रिमोट सेंसिंग से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि ज़्यादातर लो प्रेशर, डिप्रेशन, इसका जो फॉर्मेशन होता है ये सी में होता है और सी में हमारे पास ऑब्जर्विंग सिस्टम बहुत कम थे। तो वो जो प्रॉब्लम था वो सेटेलाइट के आने से ख़त्म हो गया। सेटेलाइट से हम कंटिन्यूस साइक्लोन, लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन सब के वॉच कर सकते हैं। और कोस्टल एरिया में जो सिस्टम पहुंचता है उस समय हमारे रडार एक्टिव रहते हैं जो 150-200 किलोमीटर तक का काफ़ी अच्छा हमें उसकी जो है जानकारी देते हैं। इसके बाद में हाई कंप्यूटिंग सिस्टम आ गए। सुपर कंप्यूटर सबसे पहले मौसम विभाग में लगा। सुपर कंप्यूटर के आने से जो हमारे जो मॉडल्स थे उसके द्वारा हमने फोरकास्ट का जो टाइम था वो उसको काफ़ी कम कर लिया। तो हमारे जो है मॉडल्स के जो फोरकास्ट है वो लगातार अपडेट जल्दी होते हैं, उससे हमारा जो है एक्यूरेसी में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ में
रिमोट सेंसिंग का यूज़ हुआ। पहले मैनुअल ऑब्जर्वेटरी थे, आज ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। मैनुअल ऑब्जर्वेटरी आप हर जगह लगा नहीं सकते, बहुत कॉस्टली था, मैन पावर चाहिए था। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जहाँ पे आदमी नहीं भी है वहाँ पे हम लगा दें, हमें उसका सेटेलाइट के थ्रू डाटा मिल जाता है। तो अब टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। जैसे हमारा डाटा का लेवल इम्प्रूव हुआ, मॉडल्स और एनालिसिस के लिए जो हमें फास्ट कंप्यूटिंग सिस्टम थी वो मिल गया। कंप्यूटर्स 1970-80 में काफ़ी अच्छे एडवांस आ गए। तो अब जो है इस एडवांसमेंट के कारण वेदर फोरकास्ट काफ़ी आगे बढ़ गया। एक समय में हम 24 आवर के फोरकास्ट देते थे, आज से 15-20 साल पहले। आज हम 7 डेज़ के फोरकास्ट रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। एक 24 आवर से हम 48 आवर्स गए, 48 आवर से 5 डे गए, 5 डे से अब 7 डेज़ फोरकास्ट देते हैं। उसके आगे 3 दिन का हम आउटलुक भी देते हैं। लगभग 10 दिन का पूर्वानुमान किसानों को मिल जाता है। तो सर 10-15 साल पहले जब की बात करूं मैं, तो मौसम विभाग में खासकर जानकारी को लोग सटीक नहीं मानते। लोगों की धारणा थी कि मौसम विभाग ने आज बोला बारिश है तो इसका मतलब बारिश नहीं आएगी। अब लगभग सारी जानकारी लगभग सही है। अपने पास कौन सी तकनीक है, अपने पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से जो है मौसम एक्यूरेसी के साथ इन्फॉर्मेशन दे रहा है? अभी जो है हमारा जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है नागपुर, ये सभी तरीके के जो एडवांस टेक्निक है उससे इक्विप्ड है। हमारे पास में 2 रडार हैं। डॉपलर वेदर रडार नागपुर में लगा है, भोपाल में लगा है। तीसरा जो है रायपुर में उसका जो है लगना जारी है। तो हमारे जो रीजन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, ये तीनों जगह में 3-4 महीने के बाद में, अभी 2 जगह तो हैं, तीसरे जगह में भी लगने से पूरा एरिया हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद में सेटेलाइट के जो पिक्चर्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हमारे जो है लगभग 60 के करीब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं। मैनुअल ऑब्जर्वेटरीज जो हैं वो हमारे पास में 21 हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन लगभग 100 हैं। तो ये हम देखें तो सारे जो आधुनिक हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। अब इनकी जो है मतलब सुविधाएं तो उपलब्ध हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास लोकल मॉडल्स भी हैं जैसे जिसका यूज़ करते हैं। और सबसे आजकल जो न्यू हमारा जो IMD यूज़ कर रहा है, डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम, जो GIS बेस्ड है, उसमें हमें सभी चीज़ों के इंफॉर्मेशन तुरंत उसमें मिल जाते हैं और वो फोरकास्ट करने में मदद मिलता है। भविष्य में सर किस तरह के इम्प्रूवमेंट और देखने को मिलेंगे खास इस डिपार्टमेंट में? 150 साल में मौसम विभाग एक समय जो है अपने पूर्वानुमान के ऊपर में अनिश्चित हुआ करता था, आज काफ़ी निश्चित हो गया है। आज हमारे पूर्वानुमान काफ़ी सटीक आ रहे हैं। थोड़े बहुत क्योंकि पूर्वानुमान है और मौसम में क्लाइमेट चेंज के कारण काफ़ी बदलाव भी आ रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो है अभी भी मॉडल कैप्चर नहीं कर पाती क्योंकि बहुत फास्ट चेंज हो जाती है और क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट हो रहा है, तो क्लाइमेटोलॉजी चेंज हो रही है। नेक्स्ट जनरेशन हम देख रहे हैं AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका यूज़ होने लगा है और वो हमें बहुत मदद करेगा कि जो फास्ट चेंजेस होते हैं, क्योंकि हम ट्रॉपिकल रीजन में हैं और ट्रॉपिकल रीजन में वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग में, जो कि ट्रॉपिकल रीजन जो है यूरोप और अमेरिका के साथ नहीं है। वहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन्स में वेदर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी चेंज होता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो चेंज हो रहा है उसको कैप्चर करने में AI हमको मदद करेगा। तो AI ML की जो टेक्नोलॉजी है वो नेक्स्ट जनरेशन में और हमें मदद करेगी और इम्प्रूव करने में मदद करेगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, उसके बारे में क्या जानते हैं? एक अभी आज 150 वर्ष में हमारे माननीय उपराष्ट्रपति श्री जाखड़ जी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये पंचायत लेवल पे जो है इस मोबाइल ऐप के थ्रू जो है इंफॉर्मेशंस किसानों को वेदर के बारे में सटीक जानकारियाँ दी जाएगी। तो ये मोबाइल ऐप का आज जो है नेशनल लेवल पे लॉन्चिंग हुआ है। पंचायत स्तर पर अगर फोरकास्ट आता है तो किस तरह का फ़ायदा होगा सर ज़मीनी स्तर पर? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान जो है, इसके पहले जब हम फोरकास्ट देते थे हम स्टेट लेवल पे देते थे, सब डिवीज़न जो थे हमारे, तो किसान बोलते थे कि मुझे तो मेरे गांव का फोरकास्ट चाहिए, और हम उस लेवल तक टेक्नोलॉजी पे नहीं पहुंच पाए थे। फिर हमने एडवांस किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचे, आज हम ब्लॉक लेवल दे रहे हैं और पंचायत लेवल पे इंफॉर्मेशन जाएगी, लेकिन
उसमें अभी ब्लॉक लेवल के ही फोरकास्ट रहेंगे। आगे इसमें जो फर्दर एडवांसमेंट्स होगा कि हम ये हो सकता है कि उस स्पेसिफिक विलेज या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम पूरी कर सकेंगे। आखिरी सवाल सर यही है कि साल भर किस तरह की एक्टिविटी मौसम विभाग नागपुर में और देश भर में देखने को मिलेगी? एक साल का ये फंक्शन शुरू हुआ है। आज स्थापना का 150वीं जयंती मना रहे हैं और 150वां साल शुरू हुआ, 149 वर्ष हमने पूरे किए हैं। इसमें विभिन्न गतिविधियां की जाएगी। पूरे आज जो सबसे भव्य कार्यक्रम था वो हमारे मुख्यालय दिल्ली में हुआ, जहां माननीय उपराष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे। हमारे जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं माननीय रिजिजू जी, वो भी वहाँ उपस्थित थे। सेक्रेटरी एवं डायरेक्टर जनरल मेट्रोलॉजी ये सभी थे। इसके बाद में हर 2 महीने में हर रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर में एक बड़ा वर्कशॉप किया जाएगा, जिसमें कि हम नागपुर जो मध्य भारत का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर जो है मार्च के महीने में एक बड़ा वर्कशॉप करेंगे, जो जिसमें कि पब्लिक और सभी को आमंत्रित किया जाएगा। देश से विभिन्न साइंटिस्ट आएंगे। उस वर्कशॉप में मेट्रोलॉजी के डेवलपमेंट और क्या क्या फीचर्स हैं इसके ऊपर में चर्चा होगी और पूरा दिन भर का कार्यक्रम रहेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। इसी तरीके से हर रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर में 2-2 महीने में पूरा साल भर में चलता रहेगा। इसके अलावा स्कूल कॉलेज लेवल पे हम अपना जो है लेक्चर्स लोकल लैंग्वेज में देंगे। हमारे साइंटिस्ट वहाँ पे जाएंगे और बच्चों को इसकी जानकारी देंगे। विभिन्न जो है साइंटिस्ट के लेक्चर्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे, यूट्यूब पे भी उसको रिलीज़ करेंगे। इस तरीके से ये 1 साल तक पूरी एक्टिविटीज़, साइंटिफिक एक्टिविटी मौसम से रिलेटेड जारी रहेगी।